नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव 4 महीने दूर है और बिहार एक बड़ा राज्य होने के कारण इसे हम जब चुनावी राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो बिहार को निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में बांट कर देखना पड़ता है। इसलिए देखना पड़ता है कि अलग अलग क्षेत्रों का जो डेमोग्राफी है वो उसमें अंतर है, अलग अलग क्षेत्रों की जो एस्पिरेशन है उसमें डिफरेंसेज आते हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग क्षेत्रों की जो एक पार्टियों के प्रति जो माइंडसेट है, जो सोच है, उसमें भी अंतर आता है। उसके कई कारण हैं। उसके कारण आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, लालू प्रसाद यादव जिस जिले से उनका जन्म हुआ, राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव का, गोपालगंज में सब बहुत कमजोर स्थिति है राजद की। क्यों होती है ऐसा? सीवान लगातार कई चुनाव से नहीं जीत पा रहे हैं। छपरा लालू प्रसाद यादव जहां के मतलब जो सारण प्रमंडल है वहां से राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति बहुत बुरी होती है। लेकिन वहीं पर मगध प्रमंडल में लालू प्रसाद यादव की पार्टी की स्थिति शाहाबाद प्रमंडल में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन लगातार कई चुनाव से देखेंगे। अगर हम 2015 के ही विधानसभा चुनाव से आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में तो नहीं हुआ 19 में, लेकिन 20 में तो लोकसभा चुनाव में भी दिखा। तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सीमांचल क्षेत्र की। जैसे आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो मगध और लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखिए या विधानसभा चुनाव के दौरान भी, दोनों चुनावों में मगध और शाहाबाद प्रमंडल एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बुरा सपना की तरह प्रदर्शन रहा है। मतलब वहां पर बहुत बुरी स्थिति रही एनडीए की, बीजेपी की और जनता दल यूनाइटेड की। लेकिन अगर हम राजद के अनुसार देखें, राष्ट्रीय जनता दल के अनुसार देखें, तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो सीमांचल का इलाका था वो सबसे बुरा परिणाम लेकर आया था। सीमांचल में 24 विधानसभा सीटें हैं। आरजेडी 24 में 11 सीटें लड़ी थी, लेकिन मिला था कितना? मात्र 1 सीट आरजेडी जीत पाई थी विधानसभा चुनाव में। मात्र 1 सीट आरजेडी को मिला था। सऊद आलम एक आरजेडी के उम्मीदवार जो है, केवल 1 ही जीत पाए थे। 11 लड़ी थी आरजेडी, उसमें से मात्र 1 सीट पर आरजेडी को जीत मिली थी। किशनगंज जिले की विधानसभा सीट, ठीक है, उसमें जो है राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी सऊद आलम ठाकुरगंज में, ठीक है। और वहां भी अगर हम देखेंगे तो AIMIM ने वोट, तीसरे नंबर पर AIMIM के उम्मीदवार आए थे महबूब आलम, और राजद जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार थे नौशाद आलम, उनको मिला था 22,000 वोट। लेकिन वहां सब जनता दल यूनाइटेड की राजद की जीत का सबसे बड़ा कारण वहां एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। अगर निर्दलीय उम्मीदवार नहीं होते, अगर गोपाल कृष्ण अग्रवाल निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े होते, तो शायद मैं बता रहा हूं, वहां भी आरजेडी को जीतने में भयंकर परेशानी होती। क्योंकि गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने जो वोट काटा था वो वोट जनता दल यूनाइटेड को जाने वाला था वोट था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, और चूंकि वो सीट ठाकुरगंज, वो चूंकि बीजेपी के बदले जनता दल यूनाइटेड को चली गई, इसीलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल वहां से चुनाव लड़ गए। तो जो मत जनता दल यूनाइटेड को मिलना चाहिए था वो वोट निर्दलीय को मिला, और यही मुख्य कारण रहा ठाकुरगंज में कि आरजेडी चुनाव 23,000 वोट से जीत गई। वहां निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कृष्ण अग्रवाल को 56,000 वोट मिला था। आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर वहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होते या भाजपा का उम्मीदवार होता तो फिर चुनाव
अलग होता और आरजेडी नहीं जीत पाती, मतलब 11 में 0 हो जाता। तो अगर हम देखें, अगर 24 विधानसभा सीट सीमांचल का, तो उसमें मुख्य मुकाबले में अगर देखें तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड भी को भी जो सीटें मिलती है वहां एनडीए की तरफ से, वो सीटें उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती जनता दल यूनाइटेड जितना बेहतर एनडीए में बीजेपी करती है। बीजेपी वहां जो सीट पिछली बार वीआईपी को दी थी लड़ने के लिए, वहां भी वीआईपी के उम्मीदवार का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा। वहां भी जो सीट बीजेपी ने हमको दिया, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को, ठीक है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को जो सीट बीजेपी ने लड़ने के लिए दिया, वहां पर हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा से बेहतर वोट जो है, जो एलजेपी के उम्मीदवार थे प्रदीप कुमार दास, उनको मिला। चूंकि वो, उनकी पहचान क्या थी? उनकी पहचान थी कि वो बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, और इसीलिए प्रदीप कुमार दास को उस सीट पर जो है वोट, जो ऑफिशियल जो उम्मीदवार थे एनडीए के, उनकी तुलना में ज्यादा वोट मिली उनको। माने एनडीए के जो ऑफिशियल उम्मीदवार थे हम के राजेंद्र यादव, उनकी तुलना में प्रदीप कुमार दास को ज्यादा वोट मिला। ज्यादा ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं लगभग दुगुना वोट जो है वो उनको मिला था एक तरफ से वहां पर जो है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा वहां पर। तो इसका उतना ही नहीं, एक और विधानसभा सीट में बता रहा हूं, कदवा, जहां से शकील अहमद खान जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, वहां से शकील अहमद खान के सामने में ऑफिशियल एनडीए का उम्मीदवार था कौन? जदयू के उम्मीदवार थे सूरज प्रकाश राय। जदयू के उम्मीदवार सूरज प्रकाश राय एनडीए के ऑफिशियल उम्मीदवार थे, लेकिन वो चले गए तीसरे नंबर पर। लोजपा का जो उम्मीदवार थे चंद्रभूषण ठाकुर, वो दूसरे नंबर पर रहे, और लोजपा का जो उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर रहे वो कौन थे? वो थे भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार। वो भी भाजपा के बागी उम्मीदवार थे। तो ये बात मैं बताने का जो प्रयास कर रहा हूं कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार परिणाम में अंतर आया, तो उसका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष ये है कि सबसे कमजोर अगर कोई दल, मुख्य दलों में मैं बोल रहा हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दो राष्ट्रीय दल हो गए, राज्य स्तर के दल, उसके बाद आइए राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, मुकेश सहनी की पार्टी और एक एआईएमआईएम। इन सभी पार्टियों में अगर हम एक तरह से ग्रेडिंग करें अगर, तो उस क्षेत्र में वोट के मामले में और वोट परसेंटेज के मामले में और जितनी सीटें लड़ी जिस पार्टी ने, उस पर जितने वोट मिले, उसके आधार पर अगर हम इसका विश्लेषण करें तो नंबर 1 पर आता है, वहां पर आएगी बीजेपी। चूंकि बीजेपी 11 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी, 11 लड़ी थी, मतलब 24 अलायंस को मिला था, उसमें 11 बीजेपी, 10 जनता दल यूनाइटेड, 2 सीट लड़ी थी वीआईपी और 1 सीट लड़ी थी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। तो बीजेपी 11 में 8 जीती थी, जनता दल यूनाइटेड 10 में 4 जीती थी, वीआईपी 2 में 1 भी नहीं जीत पाई थी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1 सीट लड़ी, 1 भी नहीं जीत पाई। वहीं महागठबंधन में आरजेडी 11 सीट लड़कर 1 सीट जीत पाई थी, वो भी संजोग से। मैंने बताया निर्दलीय उम्मीदवार अगर गोपाल कृष्ण अग्रवाल नहीं होते ठाकुरगंज में, तो आरजेडी को वो भी सीट नहीं मिली होती। कांग्रेस, वहां महागठबंधन में सबसे मजबूत अगर कोई दल है अगर, तो वो दल है कांग्रेस पार्टी। सीमांचल की जो 24 विधान, अब तो और थोड़ा और ताकत बढ़ा है कांग्रेस पार्टी का, जब से पप्पू यादव का एक तरह से कांग्रेस के तरफ झुकाव हो जाने के बाद, कन्हैया कुमार के प्रकरण के बाद कांग्रेस और मजबूत हुई है। वहां पर यह बात स्पष्ट दिख रहा है। तो कांग्रेस लड़ी थी 11 सीटें, लेकिन जीत पाई थी 5। आरजेडी भी 11 लड़ी थी, जीती थी 1, और वो 1 जीती थी संजोग से। यह बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। सीपीआई लड़ी थी 1-0, सीपीआई का वहां कुछ नहीं है, वो तो खानापूर्ति के लिए विकास चंद्र मंडल जो उम्मीदवार बने थे रुपौली विधानसभा सीट से,
ठीक है, तो वो हार गए थे। वहाँ सीपीआई के बहुत ताकत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि सीपीआई के उम्मीदवार, ये राजद राष्ट्रीय जनता दल से कौन लड़ेंगे उस पर डिपेंड करता है। कई उम्मीदवार से छवि उनकी अच्छी है, ये बात अंतर है। ठीक है, सीपीआई एमएल जानते हैं एक विधानसभा सीट है जहां पर सीपीआई एमएल के जो विधायक दल के नेता हैं उनका व्यक्तिगत जो है महबूब आलम का बलरामपुर विधानसभा सीट में वहां उनकी स्थिति मजबूत है। और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि महबूब आलम को कोई वहां पर चुनौती मिलेगी। महबूब आलम की जीत लगभग निश्चित है वहां पर। अब तक अगर हम देखें तो सबसे बेहतर प्रदर्शन एक ही बार रहा जब वहां दुलाल चंद्र गोस्वामी एक बार जीत गए थे। इसलिए जीत गए थे कि उनके खिलाफ का जो वोट था वो कई भागों में बट गया था। कई मुस्लिम उम्मीदवार ने वहां वोट काटने का काम किया था, इसीलिए जो है वहां पर उनकी जीत हो पाई थी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने जैसा बताया आपको कि तो सामने और कांग्रेस महागठबंधन में मजबूत है, एनडीए में बीजेपी सबसे मजबूत है और एआईएमआईएम सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि उस इलाके में एक बात स्पष्ट है कि मुसलमानों ने एआईएमआईएम को वहां वोट दिया है, टैक्टिकल पोलिंग हुई है जहां पर कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार की जीतना मतलब केवल मुसलमानों के वोट से जीतना तय है। वहां उन्होंने वोट बर्बाद नहीं किया है जहां पर कि एआईएमआईएम की जीतने की संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है, तो यह सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। इस बार भी देखना है कि जो सीटों का बंटवारा, इस बार का जो चुनाव परिणाम निर्भर करेगा सीट के बंटवारे पर कि अगर वहां एनडीए में कौन सी दल लड़ती है, कौन सा चेहरा महत्वपूर्ण कम है, दोनों इंपॉर्टेंट होगा। दल और चेहरा ये दोनों का जब मिश्रण बनेगा तब किसी की जीत की संभावना बनेगी। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं, जैसा मैंने बताया ना कि पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको, कसबा विधानसभा सीट है जहां से मोहम्मद अफाक आलम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। 2010 में भी जीते थे जब नीतीश कुमार की लहर चल रही थी बिहार में। कांग्रेस के मात्र 4 उम्मीदवार जीत कर आए थे, 4 विधायक विधानसभा में थे बिहार विधानसभा में, उसमें भी एक मोहम्मद अफाक आलम थे। ठीक है, तो वहां जब चुनाव हुआ तो वहां देखिए वहां वो सीट किसको मिला लड़ने के लिए, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, मैंने बताया अभी कि राजेंद्र प्रसाद यादव लड़े तो उनको मिला 23,000 वोट, 23,716 वोट। लेकिन बीजेपी का जो बागी उम्मीदवार था वहां प्रदीप कुमार दास, जो 2005 में भी विधायक थे वहां से, तो उनको मिला है 60,132 वोट। लोजपा के टिकट पे लड़ रहे थे, आपको पता है पिछली बार लोजपा ही भाजपा है का नाराज कई विधानसभा सीटों में चला था। तो वहां पर जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर बन गया था। उतना ही नहीं, अगर हम बात करें रुपौली विधानसभा सीट की, तो रुपौली में तो खैर उपचुनाव के बाद समीकरण बदल गया है। रुपौली में पिछली बार शंकर सिंह वहां लड़ रहे थे, लोजपा के कैंडिडेट। जदयू का उम्मीदवार वहां जो था रुपौली में, जेडीयू का उम्मीदवार थी बीमा भारती, अब उसके खिलाफ दूसरे नंबर पर आए शंकर सिंह आए थे। सीपीआई के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे वहां पर रुपौली में। ठीक है, तो वहीं से विकास चंद्र मंडल एक सीट लड़े थे इस बार। ठीक है, तो उनकी हार हो गई थी, तीसरे नंबर पर थे। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि वहां पर एनडीए से 2400 सीट पर सबसे ज्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी पड़ती है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत पड़ती है। और एक बार और मैं बताऊं, वहां पर अगर बीजेपी का सफाया करना है अगर मगध प्रमंडल की तरह, तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम को महागठबंधन से तालमेल करना पड़ेगा। इसके अलावे और कोई चारा नहीं है। निष्कर्ष यही है कि बीजेपी को वहां तभी हराया जा सकता है जब मुस्लिम वोटों में विभाजन नहीं होगा। अगर एआईएमआईएम और दूसरा एक कंडीशन भी है कि फ्रंट फुट पे महागठबंधन से कांग्रेस को खेलना पड़ेगा। अगर आरजेडी आगे आएगी, अगर बराबरी की लड़ाई लड़ेगी 11 कांग्रेस 11 आरजेडी, तो फिर आरजेडी सत्यानाश कर देगी। वहां आरजेडी 4-5 सीट ऐसी है जहां पर कि लड़ सकती है आरजेडी, विशेषकर पूर्णिया और कटिहार में। ठीक है,
अररिया और किशनगंज जिला तो निश्चित रूप से कांग्रेस को दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। अररिया और किशनगंज में आरजेडी के जीतने की, भले ही पिछली बार जीत गए थे 100 आलम, मैंने बताया किन कारणों से जीते थे, तो अररिया और किशनगंज में आरजेडी का उम्मीदवार लड़ेगा तो हार तय। वहां की लड़ाई बीजेपी और एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। पूर्णिया कटिहार में थोड़ी बहुत आरजेडी का 2-4 सीट ऐसा है जहां पर की पकड़ बनेगी। तो इसीलिए लड़ाई महागठबंधन को अगर सही तरीके से लड़ना है तो आगे रखना पड़ेगा कांग्रेस को, एनडीए को लड़ना है अगर तो बीजेपी को आगे रखना पड़ेगा। और एआईएमआईएम तो खेला करने के लिए तैयार है, देखते हैं उस खेला में क्या परिणाम आता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।